एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे सोशल मीडिया फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वाड की जो मीटिंग होने वाली थी, क्वाड की जो समिट होने वाली थी, उससे रिलेटेड न्यूज की। आपको पता है कि 4 देशों को मिला के क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है। ये 4 देश, ये 4 बड़ी डेमोक्रेसीज चीन के विरुद्ध खड़े होने का मन बनाई हुई हैं और इसी के तहत चीन को किस तरह से पटखनी देनी है हर एरिया में, चाहे वो रक्षा में हो या इकोनॉमिकल हो या किसी भी चीज में हो, कैसे पटखनी देनी है, इन सारी चीजों पर जो मंत्रणा है वो आज के क्वाड मीटिंग में हुई। ये क्वाड किस प्रकार से बनना चाहिए, इन सारी चीजों पर बात हुई। इसके बाद विदेश मंत्री आपस में बात करते रहेंगे, सेक्रेटरीज बात करते रहेंगे और इसको आगे बढ़ाया जाएगा। पर जो मेन था वो इन चारों कंट्रीज के लीडर्स की बात थी। भारत, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया के लीडर्स की बात थी, राष्ट्र प्रमुख की बात थी। तो वो आज समिट पूरी हुई। अब ये जो क्वाड है वो चाइना के विरुद्ध बना हुआ है, तो चीन इससे परेशान होना लाजमी था। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्या महत्वपूर्ण चीज थी जो कि क्वाड में डिस्कशन हुआ। क्वाड में एक सबसे पहली चीज जो डिस्कशन हुआ वो ये थी कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो कि हमारे लिथियम आयन बैटरीज में लगते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में लगते हैं, उनके जो शोधन और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, ये दोनों ही चीज किस प्रकार से सस्ती की जाए ताकि चीन से इस पर लोहा लिया जा सके। आपको पता है कि चीन में इसके लिए कोई भी नियम कानून नहीं है। इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स के शोधन के बाद रेडियो एक्टिव तत्व जनरेट होते हैं जिससे कि वातावरण को नुकसान होता है, पर चीन में कोई इसके लिए नियम है नहीं। धड़ल्ले से इसकी रिफाइनरिंग हो रही है और जिससे कि चीन 90% रेयर अर्थ एलिमेंट अगर एक्सपोर्ट करने की बात करें या विश्व में इस्तेमाल होने वाली बात करें तो चीन के द्वारा ही ये प्रोड्यूस किया जाता है, जिससे कि चीन इसमें बादशाह बना हुआ है। अमेरिका ने हाल फिलहाल में चीन को पटखनी देने के लिए अपने यहाँ भी शोधन स्टार्ट कर दिया है। बस इसी चीज पर बात हुई कि किस प्रकार से एक पूरा का पूरा सिस्टम बनाना है। एक्चुअल में अगर इन 4 देशों को रेयर अर्थ एलिमेंट की आवश्यकता है तो किसी एक देश में पूरा का पूरा शोधन किया जाए, एक देश से सस्ते दाम में इसका खनन किया जाए और किसी चौथे देश में इसका विक्रय किया जाए। तो ये सारी चीजों को एक तरह से एक सिस्टमैटिक ढंग से बनाना है ताकि चीन की जो मोनोपोली है अभी के समय में उसको कम की जाए या खत्म की जा सके, जिससे कि सस्ता रेयर अर्थ एलिमेंट्स दे पाएंगे ये क्वाड्रिलेटरल्स। एक्चुअल में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया से पहले ही कहा है कि जितना भी ऑस्ट्रेलिया का रेयर अर्थ एलिमेंट है खनन होता है उसको अमेरिका में वो शोधन करवाएं, जिससे कि वो सस्ता शोधन कर पाएंगे। अपने यहाँ का तो वो करते ही हैं, जिससे कि क्वांटिटी बढ़ जाएगी और सस्ता शोधन हो पाएगा। चीन की जो रेयर अर्थ एलिमेंट है उनको खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही चीज भारत के लिए भी अप्लाई होती है। हालांकि भारत ये चाहेगा कि इसकी टेक्नोलॉजी, रिफाइनिंग की टेक्नोलॉजी भारत में भी आए। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा जो बाजार है वो जापान है। ये जितने भी रिफाइन होंगे वो जापान में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खप सकते हैं, इसलिए एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम डेवलप करने की बात की जा रही है। साइबर सिक्योरिटी में बात की गई कि चारों देश मिलकर इस प्रकार की व्यवस्था करें कि चीन इन पर कोई भी साइबर अटैक न कर सके आगे आने वाले समय में। इन चीजों पर डिस्कशन के बाद चीन को मिर्चा तो लगनी ही थी। उनके ग्लोबल टाइम्स में कई आर्टिकल निकल कर सामने आए। उनके स्पोक पर्सन ने भी कुछ ऐसी बातें कही जिनसे कि पता लगा कि चीन को मिर्ची लगी हुई है। सबसे पहले हम लोग स्पोक पर्सन की बात कर लेते हैं और ये क्वाड की मीटिंग से जस्ट पहले हुआ था। उनका जो वक्तव्य था वो आया था। उनका ये कहना था कि समूह किसी भी प्रकार के बने पर किसी भी तीसरे कंट्री को टारगेट करने के लिए नहीं होने चाहिए। उनका साफ साफ इंगित था कि क्वाड तो बन रहा है पर वो चीन के खिलाफ बन रहा है तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, किसी तीसरे देश के खिलाफ इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो चीन भी तो इसी तरह करता है। चीन भी तो कई देशों को मिला के भारत के खिलाफ खड़ा करता है। अब जब भारत ने ये इनिशिएटिव लिया है तो उसको मिर्ची लग रही है। दूसरी बात, उनके ग्लोबल टाइम्स के द्वारा यह कहा जा रहा है कि भारत अमेरिका के तोप के गोले का निशाना बन रहा है या चारा बन रहा है। अब कैसे चारा बन रहा है? उनका ये कहना है कि क्वाड का नाम ले लेके भारत को आगे खड़ा किया जा रहा है चीन के खिलाफ। भारत को यह दर्शाया जा रहा है कि चीन एक्सपेंशनिस्ट है और चीन पूरे एशिया में कब्जा कर लेगा, अपनी मोनोपोली कर लेगा।
जिससे कि भारत को आगे खड़ा किया जा रहा है। पर चीन की ऐसी कोई मंशा नहीं है, ऐसा इस अखबार में लिखा हुआ है। चीन का यह भी कहना था कि भारत ये चाह रहा है कि अमेरिका और रशिया के बीच में वो शक्ति को बैलेंस करा रहे, दोनों को ही पार्टनर बनाने का प्रयास कर रहा है। पर ऐसा नहीं है, अब वो समय लद गया है जब वो रशिया और चीन दोनों को साथ में लेकर चल पाएगा और इधर अमेरिका को साथ में लेकर चल पाएगा। रशिया उनसे दूर हो चुका है और अब भारत अमेरिका की गोद में जाकर बैठ चुका है। और इसी पर उन्होंने लिखा था कि अब भारत अमेरिका की जो तोप के गोले का शिकार या तोप के गोले का एक चारा बन चुका है। तो भैया चीन आपको जितना पिनकना है पिनकते रहिए। भारत को पता है, भारत में भी बुद्धिमान लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं कि किस प्रकार से उनको आगे चलना चाहिए। हम उस रशिया के पास जाएं जिसने कि जो पीस टॉक हो रही है अफगानिस्तान में उसमें भारत को इंक्लूड नहीं किया था, या उस रशिया के पास जाएं जो कि पाकिस्तान की कभी कभी हेल्प कर रहा है, आजकल हथियार बेचने को बिल्कुल तैयार हो चुका है, या उस रशिया के पास जाएं जो कि चीन के साथ स्पेस कॉपरेशन कर रहा है, और उस रशिया के पास जाएं जिसको कि चीन के पैसे की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्या गारंटी है कि वो युद्ध काल में भारत का साथ देंगे? रशिया को अभी पैसे चाहिए हुए जो कि उसको चीन से प्राप्त हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सो कॉल्ड आजाद कश्मीर के पपेट पीएम की। उनका एक वक्तव्य निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर जो अभी फिर से स्टार्ट हो गया है, बातचीत कश्मीर पे स्टार्ट होने वाली है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका ये कहना है कि कश्मीर की इंटीग्रिटी के लिए ये अच्छा नहीं है। उनका अभी भी ये मानना है कि भारत का जो कश्मीर है, भारत का जो जम्मू कश्मीर है, जिसमें कि पीओके भी आता है, वो भारत का हिस्सा नहीं है, ना ही वो पाकिस्तान का हिस्सा है। एक्चुअल में इनका प्लान ये है कि जम्मू कश्मीर रियासत को जब भी आज़ादी दिलवा लेंगे दोनों ही देश से, फिर वो जाके धीरे से पाकिस्तान में मिल जाएंगे या पाकिस्तान उसका एक्सेशन कर लेगा। तो ये चीज़ सभी लोगों को पता है, सभी लोगों को पता है, भारत में हर एक व्यक्ति को पता है ये सारी चीज़ें, पर ये लोग दूसरे को बेवकूफ समझते हैं। अब जब पाकिस्तान पर दबाव पड़ा है कि सीज फायर आपको करना है, अमेरिका की तरफ से जब ये दबाव डाला गया, पाकिस्तान अब कश्मीर के नेताओं पर दबाव डाल रहा है कि वो इस प्रकार के वक्तव्य दें कि उनको भारत के साथ टेबल पर बैठना ना पड़े, कोई भी शांति वार्ता ना करनी पड़े, उनको एक बहाना मिल जाए कि कश्मीरी लोग तो इस शांति वार्ता से खुश नहीं है। एक्चुअल में न पाकिस्तान को न सो कॉल्ड आजाद कश्मीर के नेताओं को ये कश्मीर या ये सब बेवकूफ़ी में कुछ रखा है। उन्होंने पूरे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पंजाबी लोग भर दिए हैं, अपने जैसे लोग भर दिए हैं, अपने जैसे मेंटालिटी के लोग भर दिए हैं। अब केवल वो एक ज़मीन का टुकड़ा बच चुका है। कश्मीरियत, इंटीग्रिटी, ये सारी चीज़ें वहाँ से ख़त्म हो चुकी है। तो ये जो इंटीग्रिटी की बात है, ये लोकल नेता अपने पाकिस्तानी हुक्मरानों की बस जूतियां चाटते रहें और जो वक्तव्य देना है देते रहें। एक दिन ये आज़ाद कश्मीर आज़ाद तो ज़रूर होगा, पर पाकिस्तान के कब्जे से होगा और भारत में विलय इसका ज़रूर होगा। बात कर लेते हैं KC-46 की, जो कि बोइंग का एक टैंकर एयरक्राफ्ट है, जो कि बोइंग 737 पर बेस्ड एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, जिसका इस्तेमाल मिलिट्री रिफ्यूलिंग में किया जा सकता है। इसके अलावा ये ट्रूप भी ले जा सकता है, 100 से ज़्यादा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है, कार्गो भी ले जा सकता है। छोटे बड़े किसी भी एयर स्ट्रिप में ये आसानी से उतर सकता है या टेक ऑफ कर सकता है। ये चीज़ बोइंग के अधिकारियों ने बताई और बोइंग ये कह रहा है कि इंडियन एयरफोर्स को वो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हमने सुना था एयरबस के 330 का इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स कर सकती है, उसको खरीद सकती है, उसको लीज पर ले सकती है। पर अभी यहाँ पर बोइंग पीछे नहीं हटा हुआ है और अपने अलग अलग एयरक्राफ्ट सामने रख रहा है। उनका यह भी कहना है कि जापान के द्वारा भी इस एयरक्राफ्ट को अब इस्तेमाल किया जाना है भविष्य में। तो क्वाड का एक सदस्य है जापान, तो हो सकता है कि भारत भी इसको ले ले, इसलिए वो उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एक्चुअल में भारत में 2 तरह के टैंकर एयरक्राफ्ट लेने का प्रोग्राम चल रहा है, 2 लीज पर लेने हैं और 6 खरीदने हैं। बोइंग ये चाह रहा है कि ये जो KC-46 है इसको भारत लीज पर ले ले, और एयरबस जो चाह रहा है वो 6 बेचना चाह रहा है भारत। देखना यह है कि कौन टैंकर एयरक्राफ्ट भारत खरीदता है, दोनों की अलग अलग उपयोगिता है और उसी हिसाब से भारत डिसाइड करेगा। आप लोगों ने शायद ये खबर तो जरूर सुन ली होगी, और नहीं सुनी है तो अब सुन लीजिए। UAE ने $1 बिलियन पाकिस्तान से मांगे हैं, वापस मांगे हैं, जो कि उन्होंने लोन पर दिए थे। 12 मार्च यानी कि आज इसकी मियाद खत्म हो चुकी है और अब पाकिस्तान को ये लोन वापस करना है। अभी लेटेस्ट खबर निकलकर सामने नहीं आई है कि पाकिस्तान ने इसको वापस कर दिया या नहीं, पर UAE ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में ये पैसे
जमा करवाए थे और अब उनको वापस चाहिए। इससे पूरे पाकिस्तान में पैनिक मचा हुआ है, जिनका फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंच चुका है और कर्जा ले लेके, इसके अलावा करेंसी स्वैपिंग कर करके उनका देश चल रहा है। उनका जो फॉरेन का खर्चा है वो निकल पा रहा है, उनका जो इंटरनेशनल खर्चा है वो निकल पा रहा है डॉलर के रूप में। उस देश के लिए $1 बिलियन किसी को वापस लोन करना बहुत मुश्किल बात है। अब फिर से वही होगा, चीन या तो सामने आएगा या तो टर्की सामने आएगा और कुछ पैसे उनको फेंक दिए जाएंगे, ऐसे उड़ा दिए जाएंगे और तब जाके ये यूएई को वापस करेंगे। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।